हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो है जी ग्रीस वर्क वीज़ा। बिग न्यूज़ कि ग्रीस में वर्क वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। मोस्टली जो हमारे दुबई, गल्फ या दूसरे कंट्रीज़ में भाई रहते हैं वो कैसे आ सकते हैं। इवन कि फ्रॉम पाकिस्तान या इंडिया से कैसे लोग वीज़ा लेके वर्क वीज़े के ऊपर ग्रीस में आ सकते हैं, जो एक यूरोपियन कंट्री है, बड़ा खूबसूरत कंट्री है। चलते हैं जल्दी से वीडियो की तरफ और फिर इसके ऊपर देते हैं रिमार्क। 3 माह का वीज़ा है यहाँ पे आके। अब 3 माह के बाद 6 माह का होगा या 9 माह का होगा? 1 साल का होगा। 1 साल का जी। और 1 साल में ये पाकिस्तान कितनी दफ़ा जा सकते हैं? ये तकरीबन 2-3 दफ़ा भी जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पहला साल जो है उसका फुल टैक्स होना ज़रूरी है। जितनी मर्जी दफ़ा जाए कोई इशू नहीं होता। आज़ाद हैं कि ये जहाँ मर्जी जाएं? जी बिल्कुल, 1 साल के बाद जहाँ जी चाहे इनका काम करें, फैक्ट्री में करें, ज़मींदारे का करें, कोई भी कर सकते। सही, ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब और यूनान की ज़िंदगी, यूरोप की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि इधर आज़ादी है, उधर कफील के चक्कर में आज़ादी नहीं है। बस उसके अंडर में रहना पड़ता बता है। दें कि जब आपने फ़ाइल यहाँ से ओके करा के वहाँ भेज दी तो कितने दिनों बाद इनको उन्होंने बुलाया था एम्बेसी? तकरीबन 1.5 महीने बाद। और पाकिस्तान टोटल कितना खर्चा लगा आपका? पाकिस्तान 180 यूरो एम्बेसी की फ़ीस है, 180 यूरो बस। 35,000 मेडिकल का है और मेडिकल का 32,000 35,000 प्रोटेक्टर का है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं 7,200 एक प्रोटेक्टर। इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यकीनन जो लोग जानना चाह रहे थे कि यूनान लीगल वे से कैसे आया जा सकता है, यूनान का वीज़ा हासिल करने का क्या तरीकाकार है, तो ये नौजवान आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए फौज के साथ रब्ता करिए। कैसे नीचे इन्होंने ये हेल्पलाइन सारा है। प्रोसेस, किस प्रोसेस से ये गुजरे हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, यकीनन ये आने वाले लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब सिगरेट पी रहे हैं जी। सिगरेट नोशी सेहत के लिए मोज़र है। मुझे नहीं था पता, मैंने ये वीडियो देखी नहीं है कि इनके इसके अंदर भाई साहब सिगरेट पी रहे हैं। मैं पहली दफ़ा ही देखने लगा हूँ, तो हम टोटली इस तरह की चीज़ को कंडेम करते हैं। चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। वालेकुम अस्सलाम जनाब। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान। रब नवाज। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने हमें टाइम दिया। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये बताएं कि यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो वो जो प्रोसेस आपने यहाँ पे कंप्लीट किया वो कहाँ से आपने शुरू किया और उसमें कितना टाइम लगा? उसमें तकरीबन 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले पासवर्ड पूरा, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, ईमेल और फ़ोन नंबर। सही है। उसके बाद जो बाकी पेपर हैं मालिक ने लिखने होते हैं कि ये मज़दूर मुझे चाहिए, और कम से कम 4 महीने लग जाते हैं इस सारे काम में। ठीक। अच्छा, आपने किस बेस पे ने बुलवाया, यानी कि ये जिस वीज़े पे आए हैं वो किस काम का वीज़ा है? वो है जैतून ठीक। और माल्टे का। बाल्टी का। जी। और पहली दफ़ा जो वीज़ा की मुद्दत है वो कितनी है मेरे भाई? वो 3 माह, उधर 3 से माह एम्बेसी से 3 माह के वीज़ा सही लगता है। है। और अच्छा, मैं ज़रा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो 3 माह का भाई वीज़ा कह रहा है, ये होता है नेशनल वीज़ा, इसको टी वीज़ा कहते हैं। ये एक्चुअली वीज़ा नहीं होता, काम का वीज़ा नहीं होता, ये सिर्फ ट्रैवल करने के लिए होता है कि आपको एम्बेसी वहाँ से वीज़ा इशू कर देती है, आप ट्रैवल करके यहाँ पे आ जाते हो और आके आपकी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो वो कर सकते हो। इसको टी वीज़ा बोलते हैं। बाकी ये जो भाई आए हैं ना, ये वर्क परमिट के ऊपर आए हैं और मुझे जहाँ तक लग रहा है ये सीजनल वीज़े के ऊपर आए हैं। डिफरेंट जो मालिकान होते हैं, जिनके खेत होते हैं, बागात होते हैं फ्रूट के, ऑलिव्स के, वो अपने फील्ड के अंदर, खेतों के अंदर काम करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज से सीजनल वीज़े के ऊपर लोगों को बुलाते हैं, और ये भाई साहब भी उसी वीज़े के ऊपर आए हुए हैं। आगे चलते हैं। टोटल 4 माह आपने कहा कि वो आपके लगे थे। 4 चीज़ें आपने उनको प्रोवाइड करनी थी, बाकी मालिक ने। तो मालिक ने क्या क्या लिख के दिया था? मालिक ने यही लिख कर दिया कि ये आदमी मुझे चाहिए 1 साल के लिए या 9 माह के लिए है वीज़ा। ये 2 ही वीज़े हैं। सही है। अच्छा, उसके ऊपर ज़ाहिर बात है उसने रहाइश भी मेंशन की होगी कि मैं इसे रहाइश भी दूंगा, इसे मैं इतनी सैलरी भी दूंगा। तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी उन्होंने लिखी थी? उसमें तकरीबन 600 उन्होंने लिखी थी 600 पर मंथ। पर मंथ, और Minimum उसमें 600 जो लिखी रहाइश थी। है वो शामिल थी। वो रिहाइश शामिल है उसमें। अच्छा मेरे भाई, ये बता दें कि जब यहाँ से फ़ाइल ओके हो जाती है, ठीक है, आपके पास चली जाती है, तो आपने वहाँ पे क्या क्या किया और कितने दिन लगे वीज़ा हासिल करने में, अपॉइंटमेंट मिलने में? वैसे सैलरी ग्रीस में काफ़ी कम है, 600। हमारे यहाँ पे भी इंडिया से लड़के आ रहे हैं
अभी पाकिस्तान से उस तरह स्टार्ट नहीं हुए, डिफरेंट आगे पहले भी मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था। कुछ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जैसे फोल्क्सवैगन, पिजोट, फ्रेंच कार है, तो वो कंपनीज लोगों को हायर कर रही हैं इंडिया पाकिस्तान से, और वो तकरीबन 900 यूरो सैलरी पे कर रहे हैं, प्लस अकोमोडेशन भी दे रहे हैं। चलें जी आगे। सबसे पहले तो करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है, ठीक और वो फॉरेन ऑफिस से तस्दीक शुदा होना चाहिए, ठीक, और उसके बाद मेडिकल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, खास करके ये जरकान वगैरह जो हैं इससे वो वीज़ा नहीं लगेगा। ओके, तो जब ये उधर अम्बेसी में वीज़ा पासपोर्ट जमा करवाना है, और जब वो आपका सब कुछ देखे कि वीज़ा उधर पहुंच गया, फ़ाइल क्लियर है, तो उस वक्त फिर वो आपको मेडिकल का पेपर देंगे, फ़ीस भी लेंगे, उसी दिन मेडिकल भी करवाना है। ओके, तो उसके बाद अगर मेडिकल पास होगा तो वीज़ा लगेगा, वरना नहीं लगेगा। सही है। तो करैक्टर सर्टिफिकेट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, अच्छा ये मुझे बता दें, बहुत ज़्यादा लोग ये जानना चाहते होंगे कि जब आप एम्बेसी गए, ठीक है, ज़ाहिर बात उन्होंने आपका इंटरव्यू किया होगा, इंटरव्यू में वो क्या पूछते हैं? इंटरव्यू में वो एक तो वो फ़ोन पे बात करते हैं, सामने वो बैठे नहीं होते, शीशा लगा होता है। ठीक, दूसरा वो मालिक का नाम पूछते हैं, उसका शहर पूछते हैं, और काम पूछते हैं। किस काम पे आपने जाना है? हाँ, और उसके बाद वो ये पैसे के भी पूछते हैं, कितने पैसे दिए हैं, किसके कौन किसने वीज़ा भेजा है, कितने हफ्ते में कितने दिन काम करने हैं, दिन में कितने घंटे काम करने हैं, तो ये सब उसमें पूछते हैं, वो सही। बताना पड़ता है। बेसिकली ये जो इंटरव्यू होता है ये एक फॉर्मेलिटी होती है। जब आपका इस तरह के वीज़े अप्रूव हो गए होते हैं ना, तो उस पर एक फॉर्मेलिटी एम्बेसी की होती है, बस बेसिक चीज़ें पूछनी होती हैं कि किस मालिक के पास जा रहे हैं, जिसके बाग में या जिसके खेत में आपने काम करना है, या जिसकी फैक्ट्री में आपने काम करना है, काम की नौयत क्या है, कितने घंटे, नॉर्मली 40 घंटे काम होता है वीक के अंदर, 5 दिन आप काम करते हो, सैटरडे संडे आपको छुट्टी होती है। तो इस तरह के बेसिक सवाल वो पूछते हैं, इससे ज़्यादा कुछ सीरियस चीज़ें नहीं होती। बाकी मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड पे बताऊंगा। यकीनन मैं नाजरीन को यहाँ पे बता दूँ, जो लोग फ्यूचर में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप कोशिश कीजिए जिस मालिक के ज़रिए आप वीज़ा मंगवा रहे हैं उससे सारी डिटेल लें, उसका नाम, पता, रहायश, कहाँ पे वो रहता है, कितने दिन मुझे काम करना, सारी डिटेल आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास फ़ाइल पड़ी होती है, वो देख रहे होते हैं कि ये जिस बंदे ने वीज़ा दिया ये इसका नाम है, इतने घंटे इसे बंदा चाहिए, इतने पैसे ये देगा। तो अगर यही मालूमात आपको नहीं होगी तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जी प्लीज़। फिर वो जो वीज़ा फॉर्म है ना, उस पर एक पेपर पे जिसका वीज़ा होता है उसका पूरा डेटा लिखा होता है, पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ, और दूसरे पेपर में उस मालिक का लिखा होता है, उसमें उसका आईडी कार्ड नंबर, उसकी मेल, उसका पूरा एड्रेस होना चाहिए। वो नहीं होगा तो फिर भी वो उस वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? यूनान आना चाहिए? बिल्कुल, जिनको इधर आने का शौक़ भी है और आगे बढ़ने का भी मौका जिनको लेना चाहिए वो आ सकते हैं। शौक़ था या भाई साहब ने कहा कि आ जाए? शौक़ भी था और मजबूरी भी थी, काम भी करना था, उधर भी करना है और इधर भी करना सही। है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं अंडर मैट्रिक। अंडर मैट्रिक है। और फर्स्ट टाइम बाहर आए हैं या पहले भी कहीं सऊदीया, दुबई वगैरह? पहले मैं सऊदी 5 साल। आप पहले सऊदीया 5 साल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब और यूनान की ज़िंदगी, यूरोप की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि इधर आज़ादी है, उधर कफील के चक्कर में आज़ादी नहीं है, बस सही उसके अंडर में रहना पड़ता है। यहाँ तो भाई साहब कफील होंगे आपके। हाँ, कफील तो है, लेकिन वो कफील और है, ये कफील और है। तो होगा मुख्तसरन ये है कि अगर आपका यहाँ पे कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है, और वो किसी ग्रीकी यूनानी मुकामी मालिक को जानता है जिसके पास अपनी ज़मीन हो, वो ज़मींदारे का काम करता हो, तो वो बंदा बुला सकता है। कम से कम 20 कनाल से ज़्यादा उसकी लैंड होनी चाहिए, वो फिर एक बंदा बुला सकता है। फिर डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम करता है, उसकी कितनी आमदन है सालाना, तो उस बेस पे वो 2, 4, 10 लोगों को बुला सकता है। तो ज़्यादातर वही लोग जा रहे हैं जिनके अपने यहाँ पे कोई रिलेटिव्स हैं, और जो ख़र्चा आता है वो यकीनन कम आता है। आप कर लें 6 लाख या 7 लाख, लेकिन अब क्योंकि यूनानी लोग भी पैसे ले रहे हैं, उनको पता है कि पैसे भी देंगे और यहाँ आके काम भी करेंगे, तो अब पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। यकीनन आप लोगों के नॉलेज में इजाफा होगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। 6 से 7 लाख रुपया लग रहा है जी। वो यूनानी जो हैं उनको भी उन्होंने सिखा दिया पाकिस्तानियों ने, और दूसरे जो नेशनल होते हैं हमारे इंडिया से, अफगानिस्तान से, इन्होंने उनको सिखा दिया होगा कि फाइनेंस करो तुसी साढ़े को, आप हमारे से 2-3 हज़ार यूरो ले लो और हमारे बंदे का वीज़ा निकाल दो। है तो ये गैर कानूनी काम है, लेकिन हमारे लोग सिखा देते हैं ना, खुद ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं।
मुझे याद है आज से कुछ साल पहले जब मैं नया नया आया था, उस टाइम पे लोग जो बड़े फॉर्म्स वाले लोग थे वो वैसे ही सीजनल वीज़ा ऑफ़र कर दिया करते थे, और हमारे आगे से पाकिस्तानी जनाब उन वीज़ों को जाके सेल करते थे। हम लोगों ने सिर्फ जो है ना, मतलब लालच आगे रखा है हमेशा इंसानियत की, या अपने किसी पाकिस्तानी भाई बहन की, या इंडिया से या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से किसी की हेल्प करने को कभी प्रायोरिटी नहीं दी। अब मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, रादर दैन कि आप मुझे ईमेल लिखना शुरू कर दें या मेरे से बहुत ज़्यादा सवाल करने, देखें मुझे इतने ज़्यादा सवाल आते हैं कि समटाइम मैं जवाब भी नहीं दे पाता। तो इसका हल ये होता है कि भाई आप सब मॉडर्न दौर के अंदर आप मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन यूज़ करते हो, आपको यूट्यूब वीडियो देखना आता है, आपको गूगल करना आता है, आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करो किसी भी मुल्क का जहाँ पे आप जाना चाहते हो। मोस्टली इस तरह के जो काम हैं जो सीजनल वीज़े के होते हैं, ये ग्रीक हो गया, इटली हो गया, ठीक है, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इन कंट्रीज़ के अंदर ये खेती बाड़ी के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस तरह के मैनुअल वर्क के या फैक्ट्रीज़ के अंदर भी काम होते हैं। आप उनको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें कि सीजनल जॉब्स इन दिस कंट्री, फॉर एग्जांपल सीजनल जॉब इन इटली या सीजनल जॉब इन स्पेन या पुर्तगाल या जो भी कंट्री, उसको ट्रांसलेट करें, उस लैंग्वेज सेलेक्ट करें, जाके गूगल ट्रांसलेटर के अंदर लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसको गूगल में सर्च करें, फिर आपके पास रिजल्ट आएंगे, जो रिजल्ट आएंगे उनको ट्रांसलेट करें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उनको पढ़ें, ठीक है, या उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें, उनको पढ़ें क्या क्या लिखा हुआ है। जहां पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि कोई मालिक, कोई फैक्ट्री वाला या कोई खेत वाला अपने लिए बंदे ढूंढ रहा है, तो आप उससे रब्ता करें, उसको ईमेल करें, ऐसे ट्रांसलेटर यूज़ करें, उसको बताएं मुझे आपकी ज़ुबान नहीं आती, मैं गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपको ये जो खर्चा बता रहे हैं 6-7 लाख रुपया, ये भी ना लगाना पड़े और आपका फ्री में काम हो जाए, बल्कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका ऐसे काम हो सकता है। भाई मैंने तो जिन लोगों की हेल्प की है, मैंने तो फ्री की है, फी सबिलिल्लाह, अपनी जेब से लगाए होंगे पैसे, किसी से कुछ लिया कोई नहीं, हेल्प की है लोगों की। बाकी ये लोग जो कर रहे हैं ये इनका अपना दीन ईमान है। बहरहाल आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और नीचे कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स और लाइक करने से मेरी वीडियो को ग्रोथ मिलेगी और कुछ ना कुछ मेरी भी हेल्प होगी। चलें जी, ठीक है, दोबारा मुलाकात होती है बहुत जल्द नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।